सीएम सोरेन को धमकी मामले में मिले अहम सुराग। जांच में बंगाल निवासी अभिजीत मंडल का नाम शामिल। तैनात एसआई ने गोंदा थाने में दर्ज कराया मामला। मधुबनी पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। ममता बनर्जी पर लगाया राजनीति करने का आरोप। बंगाल में टीएमसी को बताया डूबती पार्टी। भूपेंद्र हुड्डा ने नारी सशक्तिकरण पर उठाए सवाल। महिलाओं से ट्रैक्टर खिंचवाए जाने के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा का विरोध। होमगार्ड विभाग के कर्मी मानदेय को लेकर कर रहे प्रदर्शन। 5 दिनों से मांगों को लेकर जारी है प्रदर्शन। आंधी आने से होमगार्ड के आशियाने हुए तबाह। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को जान से मारने की धमकी मिली। बता दें कि सीएम को 2 बार सीएमओ को धमकी भरा मेल मिला है। बीते दिन एक कॉलर ने खुद को सीएम सोरेन का सचिव बताते हुए मिजोरम के राज्यपाल के ऑफिस में कॉल किया। इस मामले पर जांच करने के बाद पता चला कि कॉल करने वाले युवक की पहचान बंगाल निवासी अभिजीत मंडल के रूप में हुई है। फिलहाल इस मामले में सीएम सुरक्षा में तैनात एसआई ने गोंदा थाने में मामला दर्ज कराया है। तो सीएम सोरेन को जान से मारने की धमकी मिली है और धमकी भरा मेल का मामला अब सुलझता जा रहा है। आपको बता दें कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को जान से मारने की धमकी मिली है और सीएम को 2 बार सीएमओ को धमकी भरा मेल मिला। और बीते दिन एक कॉलर ने खुद को सीएम सोरेन का सचिव बताते हुए मिजोरम के राज्यपाल के ऑफिस में कॉल किया। इस मामले पर जांच करने के बाद पता चला कि कॉल करने वाले युवक की पहचान बंगाल निवासी अभिजीत मंडल के रूप में हुई है। और फिलहाल इस मामले में सीएम सुरक्षा में तैनात एसआई ने गोंदा थाने में मामला दर्ज कराया है। तो युवक की पहचान बंगाल निवासी अभिजीत मंडल के रूप में हुई है, जिन्होंने धमकी भरा मेल किया था। तो आपको बता दें कि झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को जान से मारने की धमकी मिली है और इस पूरे मामले में युवक की पहचान बंगाल निवासी अभिजीत मंडल के रूप में की गई है। और फिलहाल इस पूरे मामले में सीएम सुरक्षा में तैनात एसआई ने गोंदा थाने में मामला दर्ज कराया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार कामेश हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। कामेश, ये सीएम को जान से मारने की धमकी दी गई है और इस मामले में जो पहचान की गई है वो बंगाल निवासी अभिजीत मंडल के रूप में पहचान की गई है। तो क्या कुछ ये पूरा मामला है? देखिए, यहाँ जान से मारने की धमकी सीएम को पूर्व में मिली थी और एक बार फिर उस मामले का जो है पटाक्षेप भी नहीं हुआ, उद्घाटन भी नहीं हुआ कि सीएम को फिर एक फर्जी थ्रेट की तरह सीएमओ ऑफिस में लगातार फोन कॉल्स किया जा रहा है और सीएमओ ऑफिस के नाम से दूसरे जगहों पर भी फोन कॉल्स की जाती रही। अभिजीत मंडल नाम का शख्स है जो बंगाल का रहने वाला है, उससे मामला दर्ज करवाया गया है। देखिए, मामला ये है कि अभिजीत मंडल जो है लगातार 2 नंबरों से सीएमओ ऑफिस में फोन करके ये बता रहा था कि मैं सीएम का आदमी हूँ और सीएम के पर्सनल सेक्रेटरी मैं बोल रहा हूँ। और उसके बाद उन्होंने लगातार सीएम ऑफिस में, तो हालांकि सीएम ऑफिस के जो सुरक्षा में तैनात जो अधिकारी है उन्होंने इस बात की पुष्टि की है और इस बात की समीक्षा करने के बाद ये मालूम चला कि ये फोन कॉल जो है फर्जी तरीके से। देखिए, समीक्षा और पुष्टि करने के मामले में जब मिजोरम के राज्यपाल कार्यालय का जब फोन सीएम ऑफिस में आया, सीएम ऑफिस में जब ये बोला गया कि किसी अभिजीत मंडल ने हमें फोन करके बताया है कि सीएमओ ऑफिस से हम फोन कर रहे हैं और हमें मिजोरम के राज्यपाल से बात करनी है जी। तो जब ये मामला सामने आने के बाद मिजोरम के राज्यपाल जो है उनके ऑफिस से जब सीएमओ ऑफिस झारखंड में फोन आता है तब यहाँ के अधिकारी जो सीएमओ के सुरक्षा में जो अधिकारी हैं उनके हाथ पांव फूले सोरे हो जाते हैं। आनंद में इस मामले की पड़ताल की जाती है और पड़ताल के बाद जो है जो नंबर है वो अभिजीत मंडल नाम से किसी शख्स का है जो बंगाल का रहने वाला है। फिलहाल अभिजीत मंडल से पूर्व में भी 5 दर्ज किए गए हैं। उन
अभिजीत मंडल जो है पुलिस की गिरफ्त से पूरी तरह से बाहर है। मामले की अनुसंधान जो है झारखंड पुलिस कर रही है और आने वाले समय में यह मालूम हो पाएगा कि अभिजीत मंडल की मंशा क्या है, कौन सी मंशा को लेकर वो लगातार सीएम ऑफिस को नाम को बदनाम कर रहा था, या सीएम ऑफिस का नाम लेकर वो दूसरे जगहों में, खासकर सीएम राज्यपाल मिजोरम के राज्यपाल के ऑफिस में फोन कर रहा था। तो ऐसी कोई ना कोई उसकी मंशा रही होगी जिसको लेकर वो लगातार फोन कर रहा था, और फोन करने के बाद जब इस मामले का उद्भेदन हो गया है कि अभिजीत मंडल नाम का आदमी फोन कर रहा है, तो उसमें फिर राज्य के गोंदा थाने में मामला दर्ज करवा लिया गया है। हालांकि उसकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जी नियाज जी, और इनके ऊपर किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है? देखिए, फर्जी फोन कॉल्स के थ्रेड के तहत जो मामला दर्ज किया गया है, अभी धारा तो नहीं मालूम चल पाई है कि कौन सी धारा के तहत इन्हें मामला दर्ज करा गया। हालांकि अभिजीत मंडल नाम के शख्स की पहचान हो गई है और अभिजीत मंडल ही जो है सीएमओ कार्यालय में फोन कर रहा है, कभी दूसरी जगह पे फोन कर रहा है। देखिए, ये मामला सीएमओ को इस तरह के फोन कॉल्स आने का ये नया मामला नहीं है। इस तरह के फोन कॉल्स उन्हें पहले भी मिले थे, जब विदेशों से उनके पास फोन आए थे और फोन से ही उन्हें जान मारने की धमकी दी गई थी। और जान मारने की धमकी के बाद जिस तरह से झारखंड पुलिस और यहाँ के खुफिया विभाग जिस तरह से इस मामले की पड़ताल करने के बाद भी जो झारखंड के खुफिया पुलिस और झारखंड पुलिस को कुछ हाथ नहीं लगे, अब तक इस मामले का उद्भेदन नहीं हुआ। और दूसरी तरफ इस तरह के मामले सामने आने के बाद जिस तरह से झारखंड पुलिस काम कर रही है, मामला दर्ज करवा दिया गया है। और मामले दर्ज करवाने के बाद पुलिस अब ये जांच में जुट गई है कि आखिर अभिजीत मंडल की मंशा क्या है, इसमें क्या कार्रवाई होगी, उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अभी तक इस मामले में पुलिस के द्वारा या सीएमओ के सुरक्षा में लगे जो अधिकारी हैं, इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। एफआईआर की कॉपी तक अभी तक मिल नहीं पाई है कि किन धाराओं के तहत उन पर मामला दर्ज किया गया है। जी नियाज। जी कामेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मधुबनी पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए बंगाल चुनाव को लेकर बयान दिया और साथ ही टीएमसी पर आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी पर पूरे कार्यकाल में सिर्फ राजनीति करने का आरोप लगाया और साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में टीएमसी की नाव को डूबता बताया। केंद्रीय मंत्री के बयानों के खिलाफ समता पार्टी ने मुखर होकर आवाज उठाई। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव उदय मंडल ने प्रेस को संबोधित करते हुए बड़े तेल और गैस के दाम पर केंद्र सरकार को घेरने का प्रयास किया। टीएमसी अब डूबता हुआ नाव हो गया। जो मुख्यमंत्री 10 साल रही, उन्होंने अभी तक विकास को मुद्दा नहीं बनाया, विकास किया ही नहीं, केवल गुंडागर्दी, लूट खसोट, कटमनी, लूटमनी। तो उनके पास आपने देखा होगा इतनी घबराई हुई है, लोग भाग रहा है, दहशत फैलाने की कोशिश कर रही हैं। सर, सबसे पहले तो ये जो डीजल और पेट्रोल सरकार इतनी महंगी कर रही है, आम जनता पूरी तरह से त्रस्त है और ये डीजल पेट्रोल के महंगा होने से और भी चीजें जो है महंगी हो गई है। अभी हाल ही में कोरोना से जो है जनता कोरोना के कारण उबर नहीं पाई है और ऊपर से सरकार का और भी टैक्स बढ़ा करके जो डीजल पेट्रोल महंगा किया जा रहा है, जिसकी वजह से और भी चीजें महंगी हुई है। जनता के ऊपर खासा इसका प्रभाव पड़ रहा है और बिहार की जनता जो कि अन्य शहरों में नौकरी पेशा करती है, वो यहाँ पर आई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अमरदेव ठाकुर हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। अमरदेव, जिस तरीके से देखा गया है कि हमेशा केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अपने विवादित बयानों को लेकर के चर्चा में रहे हैं और अब उन्होंने फिर से बंगाल के ऊपर निशाना साधा है और ममता बनर्जी के ऊपर आरोप लगाया है कि वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करती हैं। जी अमरदेव। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह शिवरात्रि के मौके पर 21 साल से मधुबनी पहुंच रहे हैं जी, महादेव का दर्शन करने के लिए। इसी दौरान उन्होंने विवादित बयान निश्चित रूप से दे दिया है और निश्चित रूप से विवादित बयान के अंदर में रहा करते हैं जी। उन्होंने टीएमसी पर लगातार कटाक्ष करते हुए कहा कि उनकी नैया डूब रही है, अब लौटने वाली सरकार नहीं है। ये राजनीति के चलते ये
अपनी ओहदा कर रहे हैं। इनके राजनीति से स्थानीय लोग, स्थानीय वोटर इनसे कट रही है। जी अब ये पलटने वाली नहीं है, ये सरकार में दूसरी बार नहीं आएगी। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर कई आयोजन किए गए। वहीं अब महिला दिवस पर पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर है। बता दें कि कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नारी सशक्तिकरण पर सवाल उठाते हुए कहा कि महिला दिवस के दिन महिलाओं से ट्रैक्टर खिंचवाए जाने के खिलाफ बीजेपी महिला मोर्चा मुखर होकर विरोध कर रही है। भागलपुर के तिलका मांझी चौक पर बीते दिन महिला मोर्चा के सदस्यों ने पुतला दहन कर विरोध दर्ज किया। बता दें कि कांग्रेस नेता ने पुतला दहन के साथ महिलाओं ने कांग्रेस विरोधी नारे भी लगाए। महिला मोर्चा के अनुसार महिलाओं से ट्रैक्टर खिंचवाना कांग्रेस नेता की कुर्तित मानसिकता और कांग्रेस पार्टी चरित्र को दर्शाता है। भूपेंद्र हुड्डा जी के द्वारा जो कृत किया गया है, वह ट्रैक्टर पर बैठ गए और महिला एमएलए को कहा गया कि उन्हें रस्सियों से खींचिए। ये ऐसा हमारे भारतवर्ष की सभ्यता नहीं है। हमारे यहाँ नारियों को सदैव से पूजा गया और सम्मान दिया गया है, और ऐसी घिनौनी हरकत महिला दिवस के अवसर पे किया गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ राजीव पांडे हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए हैं। राजीव, जिस तरीके से महिला सशक्तिकरण को लेकर के एक तरीके से आरोप लगाया गया है कि महिलाओं से ट्रैक्टर खिंचवाने को लेकर के एक निशाना साधा गया है, राजीव। भाजपा नेत्री के द्वारा कल स्टेशन चौक पर और तिलका मांझी चौक पर अलग अलग जगहों पर इन लोगों के द्वारा कांग्रेसी जो एक और किसान को लेकर निशाना साधते हैं, वही दूसरी ओर महिला के साथ अभी उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है। इसको लेकर कल बीजेपी नेत्री लोग तिलका मांझी चौक पर धरना प्रदर्शन की थी और उन्होंने कहा, उन लोगों ने कही कि एक और जहां तो किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर ये लोग निशानेबाजी करते हैं, वहीं दूसरी ओर अब महिलाओं को भी अपना शिकार बना रहे हैं। जी जी तो इस पे क्या, इस तरीके के जो आरोप लगाए गए हैं उसमें महिला जो मोर्चा है वो इनका विरोध कर रही है? सीधा सीधा कहना उन लोगों का कि कांग्रेस जो है वो सीधा हथकंडा अपनाते हैं, चाहे वो किसान हो या महिला हो, लेकिन उसका उपयोग करने के बाद उन लोगों के द्वारा सीधा सीधा इन लोगों को वहां से मक्खी जैसे दूध में पड़ता है और उसको निकाल के फेंक दिया जाता है, वैसे ही कांग्रेस कर्मी जो है इन लोगों का उपयोग करने के बाद उसे सीधा सीधा भगा देते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वही झारखंड में राज्य पुलिस हो या होमगार्ड विभाग, कर्मियों को मानदेय भुगतान को लेकर काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीते 5 दिनों से शहर दूर अपने मांगों के समर्थन में आंदोलनरत होमगार्डों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि इन प्रदर्शन कर रहे होमगार्ड पर कुदरत भी कहर बरपा रही है। बीते दिन आई तेज आंधी में आंदोलनरत होमगार्ड के आशियाने को तबाह कर दिया। तेज आंधी की चपेट में आने से टेंट के पर्दे भी उड़ गए। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। हम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हम जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस तरह का उत्साह होमगार्ड साथी। वहीं कैमूर पुलिस ने नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि पुलिस ने नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले गिरोह के 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने जांच के दौरान नकदी सहित लैपटॉप बरामद किया है। वहीं एसपी ने मामले का खुलासा करते हुए पुलिस अफसरों को पुरस्कृत करने की बात कही है।
प्रोजेक्ट के अंतर्गत विभिन्न थानों में डाटा एंट्री ऑपरेटर की पोस्टिंग की जा रही है और ये पोस्टिंग बड़े पारदर्शी तरीके से की जा रही थी बेल्ट्रॉन के माध्यम से, बट इसी का दुरुपयोग जो है कुछ व्यक्तियों के द्वारा किया गया। निसाम सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है पटना में जो फर्जी कंपनी है, इसके द्वारा अभ्यर्थियों को आवेदन दिया गया कि हम डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में आप लोगों की पोस्टिंग करवाएंगे थानों में। वहीं पटना में एक युवक की मौत का मामला सामने आया है। मामला शहर के सुल्तानगंज थाना क्षेत्र का है, जहां युवती के घर से एक युवक का शव बरामद हुआ है। शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। शव मिलने की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी मिला कि एक आदमी को गोली लगी है जिससे उसका मृत्यु हो गया है। सूचना मिला तो हम गए जाकर के इंक्वेस्ट भरने के लिए। कितनी गोली लगी हुई है? एक गोली लगा हुआ है। क्या नाम है मृतक? उसका नाम है, मृतक का नाम है मोहम्मद इरफान, बाप का नाम है मोहम्मद ईदू। वह अजीमाबाद कॉलोनी में शेरू मियाँ के मकान में शनिचरा मंदिर के पास किराए पर रहता है। क्या लड़की का कुछ मैटर सुनने में आ रहा है? अब तो ये तो विशेष जानकारी मिलने के बाद ही बताया जाएगा। जैसा कि उनके परिजन लोग बता रहे हैं कि शायद कोई प्रेम प्रसंग का बात है। वहीं शराबबंदी को चुनौती देने वाला मामला अब फतुहा थाना क्षेत्र के सामने आया है, जहां नालंदा फैक्ट्री के बंद पड़े गोदाम से मद निषेध विभाग और जिला पुलिस ने छापेमारी कर लगभग 490 कार्टन अवैध शराब की खेप बरामद किया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पूर्व पटना के बाईपास थाना क्षेत्र के गोदाम से भारी मात्रा में शराब की खेप बरामद हुई, जिसके बाद पुलिस विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी सहित कई लोगों को बर्खास्त किया गया था और अब फतुहा से एक खेप बरामद की गई है, जो कि शराबबंदी पर बड़ा प्रश्न खड़ा कर रही है। आज गुप्त सूचना के आधार पर फतुहा इंडस्ट्रियल बेल्ट में एक बंद और पुरानी यानी बंद पड़ी गोदाम में गोदाम है या फैक्ट्री है सर? ये फैक्ट्री या गोदाम, अभी तो गोदाम टाइप में लग रहा है जो बंद पड़ा हुआ है। अब क्या था इसका पूरा तहकीकात हम लोग बाद में करेंगे। यहाँ पर हम लोगों को सीमेंट भी रखा हुआ है और उसी के बीच में विदेशी शराब रखी हुई मिली। तो हम लोगों ने छापामारी में यहाँ पर जो जब्त किया है, टोटल हमको मिला है 490 कार्टून, उसमें से 47 है 750 ml का 47 कार्टून। वहीं भागलपुर के गोलाघाट स्थित शिव मंदिर से शिव बारात निकाली गई है। इस बारात में इस्तेमाल वर्जित किए जाने के बावजूद डीजे के इस्तेमाल किया गया, जिस पर पुलिस ने एक्शन लेते हुए डीजे सिस्टम को जब्त कर लिया है। डीजे जब्त किए जाने से स्थानीय लोगों में आक्रोश देखने को मिला। लोगों ने पुलिस के साथ जमकर बहस की और साथ ही एसएसपी पूर्ण झा द्वारा डीजे लौटाए जाने का आश्वासन देने के बाद लोगों ने हंगामा शांत किया। प्रशासन दे रही है, हम लोगों का जो मांग था वापस कर रही है और डीजे का मांग था, डीजे हम लोगों को सुपुर्द कर दिया जाएगा। हम लोग बाराती बढ़िया से निकाल रहे हैं। वहीं राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में लापरवाही की घटनाएं सामने आ रही हैं। अस्पताल के कागजी कानून में फंसकर एक घायल युवक की जान चली गई। जानकारी के अनुसार सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल युवक को लेकर जब परिजन रिम्स पहुंचे तो कागजी प्रक्रिया पूरी करने के चक्कर में पीड़ित युवक को इंतजार करना पड़ा और इसी दौरान युवक ने दम तोड़ दिया, जिसके बाद अस्पताल के बाहर पीड़ित के परिजनों से जमकर बवाल काटा। मरीज की मौत रिम्स के कार्य प्रणाली पर सीधा सवाल भी खड़ा करती है। मेरा बेटा सुबह
दवा में आज एक्सीडेंट हो गया, उसका पैर यहाँ से यहाँ टूट गया था, तो वहाँ बुंडू से रिम्स रेफर कर दिया तो यहाँ पर जब रेफर हो गया, यहाँ चल आया मेरा बेटा को, तो वहाँ पर डॉक्टर को क्यों नहीं देखे, उसको दर्द हो रहा है कि बथा हो रहा है कि क्या हो रहा है, उसको एको को सुई दवाई चलाता कि दर्द बथा हो रहा है कह के। आदमी का शरीर में थोड़ा सा भी कुछ कट जाने से कितना दर्द देता है, इतना बड़का शरीर, मगर मेरा बेटा का पैर ऐसा हो गया तो उसको दर्द बथा के लिए थोड़ा सा शांति करने के लिए उसको कोई सुई नहीं दिया, कोई दवाई नहीं दी। बैठ भी कर रहा था यहाँ घुसाए और क्या किया कि दवा भी दिया कि नहीं दिया, वही यार अचानक ऐसा हो गया, नहीं तो ठीक था, बैठवा कर रहा था, बातचीत सब कर रहा था, हंस खेल सब कर रहा था। वहीं राज्य में खेल और खिलाड़ियों के उत्थान के लिए राज्य सरकार तेजी से काम कर रही है। झारखंड में नई खेल नीति के लागू हुए महज कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन अब इससे राज्य के खिलाड़ियों का भविष्य भी संवरने लगा है। राज्य में लॉकडाउन के दौरान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कई खिलाड़ियों की दुखदायी स्थिति सामने आई है। ऐसी ही घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो, इसे लेकर नई खेल नीति बनाई गई है। सरकार खिलाड़ियों के भविष्य को संवारने और सुरक्षित बनाने का प्रयास कर रही है। देखिए रिपोर्ट। खिलाड़ियों को सीएम हेमंत का तोहफा। खेल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से की बड़ी घोषणाएं। रांची में हॉकी के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना। पहले चरण में 15 विद्यालयों में किया जाएगा एस्ट्रो टर्फ ग्राउंड का निर्माण। पूरे राज्य में बनाए जाएंगे सिद्धो कान्हू क्लब। हर क्लब को मिलेंगे 25,000 रुपए। सिमडेगा में 18.5 करोड़ रुपए की लागत से होगा स्टेडियम का निर्माण। नीति से खेलों में खिलाड़ियों का अभूतपूर्व निर्माण और विकास करना, खेल को आकर्षक और व्यवहारिक करियर विकल्प के रूप में तैयार करना, पंचायत स्तर से राज्य स्तर तक खेल को सामाजिक परिवर्तन और विकास उत्प्रेरक बनाना, हर उम्र के नागरिकों के लिए खेल और शारीरिक गतिविधियों के लिए वातावरण तैयार करना, खिलाड़ियों का डाटाबेस तैयार कर अंतर्राष्ट्रीय क्षमता मानक के साथ सुविधाएं संसाधन उपलब्ध कराना, ऐसे कई मुद्दे जो हेमंत सरकार के द्वारा लाई गई नई खेल नीति में लाए गए, वो अब धरातल पर भी दिखाई देने लगेंगे। खेलों के माध्यम से राज्य के विकास पर सरकार का विशेष जोर है। इस वजह से इस साल बजट में पर्यटन और खेल का विशेष फोकस किया गया। इसके साथ खिलाड़ियों को खेल सुविधाएं देने के साथ पूरा सहयोग मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सिमडेगा में आयोजित इंडिया राष्ट्रीय महिला सब जूनियर हॉकी प्रतियोगिता का उद्घाटन के दौरान ये बात कही। 39 लड़कियों को सीधी खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति हम लोग करने जा रहे हैं। इसके साथ साथ सिद्धू कान्हू क्लब इस वर्ष पूरे राज्य में स्थापित किया जाएगा, जिसके तहत 30,000 गांव को प्रत्येक क्लब को 25,000 रुपया दिया जाएंगे। गुमला, सिमडेगा, खूंटी, रांची के अंदर 15 स्कूलों में मैदान में हॉकी के लिए एस्ट्रोटर्फ लगाया जाएगा। हॉकी का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रांची में बनाया जाएगा। अभी आपका जो ये नया स्टेडियम यहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनेगा, लगभग 6.5 एकड़ भूमि में ये अवस्थित होगा, जिसमें बास्केटबॉल, वॉलीबॉल भी होंगे और साथ में हॉस्टल भी होंगे, जो लगभग 18.5 करोड़ में इसकी लागत लगेगी। राज्य में लॉकडाउन के दौरान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कई खिलाड़ियों की दुखदायी स्थिति सामने आई थी। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इसे लेकर नई खेल नीति बनाई गई। सरकार खिलाड़ियों के भविष्य को संवारने और सुनिश्चित बनाने का भरसक प्रयास कर रही है। खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है,
अगर पूर्ववर्ती सरकार इस राज्य के खिलाड़ियों पर अगर फोकस की रहती तो हमें लगता है कि इस राज्य झारखंड जो है वो एक से एक खिलाड़ी, प्रतिभावान खिलाड़ी विश्व को, देश को देने का काम करती है। आप देखें कि कहाँ इस झारखंड जैसे राज्यों में हॉकी, क्रिकेट, वॉलीबॉल जैसे अन्य खिलाड़ी जो है नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पे खेल करके झारखंड का मान पूरी दुनिया में रोशन किया है। तो हमारी गठबंधन की सरकार खिलाड़ियों को अत्यधिक प्रोत्साहन देने का काम भी करेगी, ताकि यहाँ जो लोगों में, गांव में जो खिलाड़ियों का जो प्रतिभा है वो प्रतिभा पूरी तरह हम निखारना चाहते हैं, सरकार निखारना चाहती है, ताकि झारखंड का नाम जो है पूरे विश्व पटल पर छाया रहे और यहाँ के खिलाड़ी विश्व और देश में जो है अपनी प्रतिभाओं को दिखा सकें। नई खेल नीति खिलाड़ियों को भविष्य के लिए तैयार करने और उनकी अब तक की उपलब्धि को मद्देनजर रखते हुए तैयार की गई, लेकिन नई खेल नीति से राज्य के खिलाड़ियों को जो लाभ देने की घोषणा सरकार कर रही है वो छलावा है। ये बातें बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा राज्य के उन खिलाड़ियों को सीधी नौकरी देने की घोषणा की गई है जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं। सरकार ने खेल के गतिविधियों के विकास के लिए एक प्रतिबद्धता जाहिर की है, लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार को अपने दृष्टिकोण में स्पष्ट होना होगा कि जिन खिलाड़ियों की अभी तक नियुक्ति नहीं हो सकी, जो लोग लंबे समय से इस आस में बैठे हैं कि सरकार उनका नियुक्ति पत्र देगी, तो कहीं ना कहीं सरकार के जो क्रियाकलाप है और जो काले कारनामे हैं उससे युवाओं का भी धैर्य टूट रहा है और खिलाड़ी भी बेसब्र हो रहे हैं कि आखिर सरकार बार बार वादा करने के बावजूद भी हमें नौकरी क्यों नहीं दे रही है। अब सरकार बजट में भले ही यह घोषणा करती हो कि खेल के संसाधन विकसित किए जाएंगे, खेल मैदान में बढ़ोतरी की जाएगी, सुविधाएं दी जाएंगी, लेकिन सरकार जब तक अपने किए गए वायदे पर अमल नहीं करती, मैं समझता हूं कि लोगों को भरोसा दिला पाना कठिन होगा इस सरकार के लिए। और सरकार को जल्द से जल्द युवाओं के जो 5 लाख नौकरी देने की बात है उस पर अमल करनी चाहिए। साथ साथ जो खिलाड़ियों के नियुक्ति पत्र बांटे जाने संबंधी कई अवसर पर मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है, उसको जितनी जल्दी ये अमल में लाएं, मैं समझता हूँ राज्य के लिए हितकर साबित होगा। ऐसे में एक तरफ राज्य सरकार के द्वारा नई खेल नीति के तहत राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात कही जा रही है, वहीं विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। ऐसे में सत्ता पक्ष का दावा और विपक्ष के आरोप कितने सच साबित होंगे ये कहना अभी जल्दबाजी होगी। कुमार कामेश की रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, रांची। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।